बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी लेक्चर जो आपने देखा किस चीज के बारे में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, या ये कि उसके अंदर गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वेसिकल्स के बारे में, वो लेक्चर था वेसिकल और वैक्यूल्स के बारे में। वेसिकल और वैक्यूल्स में हमने ये बात डिस्कस की थी कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि उसके अलावा अगर हम देखें किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर, प्रोटोजोन्स वगैरह के अंदर देखें तो उनके अंदर क्या है, उनके अंदर बाल वेसिकल्स ऐसे हैं जिसका फंक्शन मॉडिफाइड या मैच्योर है, यानी उसका फंक्शन क्या है, खास है। अगर उसका फंक्शन एक खास रोल प्ले कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मॉडिफाइड या मैच्योर वेसिकल कहते हैं। उन मॉडिफाइड और मैच्योर वेसिकल्स के अंदर एक क्या है हमारे पास, लाइसोसोम है। लाइसोसोम का वर्ड किस चीज से निकला है, तो ये दो वर्ड से निकला है, लाइसो लाइसिस से। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और सोमा का वर्ड यूज होता है किसके लिए, बॉडी के लिए यूज होता है। तो ऐसी स्मॉल बॉडीज या ऐसे मॉडिफाइड वेसिकल्स जिसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होंगे जो कि ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, दोज बॉडीज आर कॉल्ड एज लाइसोसोम। ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नाम डी है। 1949 के अंदर उसने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। चलिए ये देखिए, हमने लाइसोसोम के बारे में उसको डिफाइन किया कि ये क्या है, ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस वेसिकल है। सिंगल मेम्ब्रेनस वेसिकल, तो वेसिकल वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कहां से अराइज होते हैं, वेसिकल्स आर दो स्ट्रक्चर्स व्हिच अराइज फ्रॉम गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके साथ ही आपका एक पॉइंट वो कवर हो गया कि लाइसोसोम जो है ये क्या है, दे arise from गोल्जी बॉडीज। और हमारा जो टॉपिक किस चीज का था, हमारा जो टॉपिक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का था, उसके अंदर हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर गोल्जी बॉडीज हैं तो गोल्जी बॉडीज में से क्या होता है, गोल्जी बॉडीज में से वेसिकल्स बड ऑफ होते हैं। पीछे से क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल आता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहां पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की सिंथेसिस हुई थी वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल की शक्ल में किसके पास ले आएगा, सिस गोल्जी के पास ले आएगा। और ट्रांस गोल्जी से ये क्या होगा, ट्रांस गोल्जी से ये बड ऑफ होगा। जब ट्रांस गोल्जी से बड ऑफ होगा तो यहां पर क्या चीज बनेगी, यहां पर बनेगा प्राइमरी लाइसोसोम। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं किस लेक्चर के अंदर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो लेक्चर है उसमें डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और वेसिकल्स और वैक्यूल्स वाले टॉपिक के अंदर भी। तो ये वेसिकल्स जो है ये बड ऑफ हो रहे हैं किससे, दीस बड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपैरेटस से बड ऑफ हो रहे हैं। तो ये इसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम जो कि हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर मौजूद है। उसके कितने फंक्शन हमने डिस्कस किए, तो उसके यहां तीन फंक्शंस हमने डिस्कस किया। एक फंक्शन हमने डिस्कस किया कि ये डाइजेशन करता है। अब ये डाइजेशन किसकी करता है, ये डाइजेशन करता है नंबर 1 जो स्टोरेज रिजर्व्स होते हैं, क्या होते हैं, स्टोरेज रिजर्व्स। स्टोरेज रिजर्व्स कौन कौन से हो सकते हैं, स्टोरेज रिजर्व एक आपके पास हो सकता है क्या, एक आपके पास हो सकता है कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में, किस शक्ल में, कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में। कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में जो स्टोरेज रिजर्व है वो क्या होगा, दैट इज ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन। इसी तरह ये स्टोरेज रिजर्व किस चीज का, लिपिड का, सही। और ये लिपिड हो सकता है किसकी शक्ल में, ट्राइग्लिसराइड्स की शक्ल में भी हो सकता है। तो स्टोरेज रिजर्व्स की डाइजेशन करता है। इसी तरह ये डाइजेशन करता है किसकी, ये डाइजेशन करता है यूजलेस या आप कहें कि वर्न आउट सेलुलर सब्सटेंसेस।
आप ये पढ़ते हैं कि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पर एंजाइम्स क्या होते हैं? डीनेचर होते हैं। अब जब एंजाइम डीनेचर हो गया, कोई प्रोटीन डीनेचर हो गया, तो उसका क्या बनेगा? तो वो चीजें जो कि क्या होती हैं, मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं इसमें डीनेचर्ड एंजाइम्स आ गए इसमें एंड प्रोटीन्स। इसी तरह इसमें आप इजाफा कर लें किसका? न्यूरोट्रांसमीटर्स का। किसका इजाफा कर लें? न्यूरोट्रांसमीटर्स का इजाफा कर लें। न्यूरॉन के सेल्स के अंदर, किसके अंदर? न्यूरॉन्स के सेल में क्या होता है? न्यूरॉन के सेल में सिग्नल देने के लिए जो केमिकल होते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जब एक दफा सिग्नल दे दे तो ये वापस जिस न्यूरॉन से निकले होते हैं उसी के अंदर वापस आ जाते हैं, और वहां पर क्या होता है, या तो दोबारा यूज होंगे या लाइसोसोम इसको क्या कर लेगा? लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये डाइजेशन हो गई किसकी? डाइजेशन हो गई स्टोरेज रिजर्व की और सेल के अपने सब्सटेंसेस की। किसकी? सेल के अपने सब्सटेंसेस की। अब ये जो सेल के अपने सब्सटेंसेस की डाइजेशन है तो ये मैक्रोमोलेक्यूल्स की है, लेकिन वो चीजें हैं जो खुद ऑटो सेल के अंदर बनी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं माइक्रो ऑटोफेजी। किसकी टर्म यूज करते हैं? माइक्रो ऑटोफेजी की टर्म यूज करते हैं। इसी तरह लाइसोसोम डाइजेशन करते हैं किसकी? लाइसोसोम डाइजेशन करते हैं, जैसे डायग्राम के अंदर मैंने दिया हुआ है मिसाल के तौर पे एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया, जरूरत से जायद। क्या? जरूरत से जायद माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे मसल सेल्स हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं मुसलसल, और एक्सरसाइज करने के बाद आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया। अब आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया तो मसल्स ने आपकी एक्सरसाइज की जरूरत के मुताबिक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इजाफा कर दिया था। अब जब आपने एक्सरसाइज छोड़ दी है तो मसल्स ये करेंगे कि जितने माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होगी उसमें से डिक्रीज लेते रहेंगे और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होंगे? इजाफी होंगे। ये जो एक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया है इनको भी कौन? इनको भी लाइसोसोम क्या कर लेंगे? लाइसोसोम इसको इंगल्फ कर लेंगे। ठीक है, यानी ये इस पूरे लाइसोसोम के अंदर आ जाएंगे और लाइसोसोम इसको क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर देगा। तो तीसरी जो चीज डाइजेशन में आ गई, दोज आर एक्सेस ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनेल, यानी किसी मॉलिक्यूल, किसी पॉलीमर के मुकाबले में, जैसे प्रोटीन है, एंजाइम है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके मुकाबले में ऑर्गेनेली एक बड़ा स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे प्रोटीन सेल के अंदर बने थे, ये ऑर्गेनेली जो है ये भी सेल के अंदर ही बनता है, तो ये सेल की अपनी चीज है, इसके लिए ऑटो का लफ्ज यूज होता है। तो जैसे ये माइक्रो ऑटोफेजी है, दिस इज मेगा ऑटोफेजी। अब इस ऑटोफेजी के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, किसका? सेल्फ ईटिंग का वर्ड भी यूज होता है। इस ऑटोफेजी के लिए एक और वर्ड किसका यूज होता है? सेल्फ ईटिंग का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। दिस इज माइक्रो ऑटोफेजी एंड मेगा ऑटोफेजी। तो ये डाइजेशन का रोल है किसका? ये डाइजेशन का रोल है लाइसोसोम का। यानी ये क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जखीरा हो चुका है या लिपिड जखीरा हो चुका है उसको, इसी तरह जो सेल के अंदर गैर जरूरी चीजें हैं उसको डाइजेस्ट करेगा। दूसरी चीज हमने ये लिखी है कि ये रोल प्ले करता है किसके अंदर? इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करता है। अब इम्यूनिटी में कैसे रोल प्ले करता है तो इसको आप क्या करें यहां पर समझें। सपोज दैट वी से कि ये एक लाइसोसोम है और इस लाइसोसोम ने क्या करना है? इससे इम्यूनिटी, कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा? हम फर्ज करते हैं कि बाहर से क्या आया? बाहर से एक बैक्टीरिया आया और ये जो बैक्टीरिया है ये नुकसानदेह है, यानी ये क्या है? दिस इज अ पैथोजन। अब ये बैक्टीरिया सेल के अंदर आएगा तो ये सेल के अंदर एक वेसिकल बना देगा और उस वेसिकल को हम क्या कहेंगे? उस वेसिकल को हम अर्ली एंडोसोम कहेंगे। अब ये अर्ली एंडोसोम बन गया और इस अर्ली एंडोसोम ने एंडोसाइटोसिस के जरिए क्या किया है? इसने एंडोसाइटोसिस के जरिए बैक्टीरिया को बंद कर दिया है। अब होगा ये कि ये जो लाइसोसोम है ये आ जाएगा
और यहां से अर्ली एंडोसोम आ जाएगा। तो ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे फ्यूजन वेसिकल। क्या बना लेंगे, फ्यूजन वेसिकल बना लेंगे, ठीक है, या सेकेंडरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं इसको। जब वो बनाएंगे तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, और उस बड़े स्ट्रक्चर में क्या है, उस बड़े स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर, इस बड़े स्ट्रक्चर में एक तरफ क्या है, एक तरफ लाइसोसोम के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया के इर्द गिर्द आ जाएंगे, कवर कर देंगे बैक्टीरिया को, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फिर इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, जो अर्ली एंडोसोम के जरिए बैक्टीरिया बाहर से अंदर आया था ये इसको डाइजेस्ट कर देगा। जब डाइजेस्ट कर देगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पैथोजन है वो क्या हो गया, पैथोजन जो है उसको उसने किल कर दिया, समझ आ गई। और ये रोल किसमें है, ये है लाइसोसोम का रोल इम्यूनिटी के अंदर। किसके अंदर उसका रोल है, इम्यूनिटी के अंदर। अब ये ऑटोफेजी मेगा हो या माइक्रो हो और इसी तरह ये हो, इन सब के लिए आप एक टर्म यूज कर सकते हैं, किसका, फेगोसाइटोसिस का टर्म यूज कर सकते हैं। किसका टर्म यूज कर सकते हैं, फेगोसाइटोसिस का टर्म यूज कर सकते हैं। तो लाइसोसोम जो है इनको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज फेगोसोम्स। अच्छा देखिए, अगला जो रोल है वो इसका क्या है, तो अगला रोल लाइसोसोम का ये है कि ये एपोप्टोसिस करता है। क्या करता है, यानी दूसरा रोल इम्यूनिटी का हो गया और तीसरा रोल इसका एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस हम किसको कहते हैं, तो एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अच्छा, एपोप्टोसिस में आप नोट करें कि दोनों तरह की एपोप्टोसिस लाइसोसोम करता है। एक एपोप्टोसिस होती है डेवलपमेंटल डीजेनरेशन। डेवलपमेंटल डीजेनरेशन का मतलब क्या है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट करता है और उस दौरान कोई स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाता है, डीजेनरेट होता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर अगर आप देखें, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके हाथों के ऊपर एक झिल्ली सी होती है, एक वेब होता है, बाद में वो सेल्स खत्म हो जाते हैं। ये सेल्स कौन खत्म करता है, उन सेल्स के अंदर मौजूद लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उन सेल्स के अंदर मौजूद लाइसोसोम खुद ही उन सेल्स को मार देते हैं या खत्म कर देते हैं। इसी तरह फ्रॉग का जो टेडपोल है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, खत्म होता है। इसी तरह ह्यूमन की डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, यूरोस्ट्राइड लंबा होता है, ये टेल लाइक होता है, तो बाद में ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो एक तरह की जो एपोप्टोसिस है दैट इज डेवलपमेंटल डीजेनरेशन, और दूसरी तरह की जो एपोप्टोसिस है वो किस चीज की है, तो दूसरी तरह की एपोप्टोसिस होती है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। मिसाल के तौर पे रोल ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक खास तरह के सेल्स हैं जिनको एनके सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। उन सेल्स की खासियत यह है कि जब भी वो किसको लें, जब भी वो किसी टारगेट ऑर्गेनिज्म जो है उसकी तरफ से अफेक्टेड सेल को देखें, खास तौर पे वायरस के जो पार्टिकल्स हैं उसकी तरफ से अगर कोई सेल मुतासिर होता है या ट्यूमर का सेल होता है यानी कैंसरस सेल, तो वायरस के असर से बचने के लिए, वायरस के असर से बचने के लिए वो क्या करता है, उस सेल को जिसके अंदर बहुत सारे वायरसेस या कई वायरस इकट्ठे हो चुके हैं या वो कैंसर का रसोली का सेल है, तो ये नेचुरल किलर सेल एंजाइम्स के जरिए उस सेल में एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देता है। एपोप्टोसिस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। जब एपोप्टोसिस एक्टिवेट हो जाता है तो वो वायरस से मुतासिर सेल या रसोली का सेल, ट्यूमर सेल, उसकी डेथ हो जाती है। तो वायरस भी खत्म हो गया और जो मुतासिर सेल था वो तो वैसे ही खत्म हो गया। इसी तरह रसोली या कैंसरस सेल्स की डेथ भी कॉज करता है। तो ये जो एपोप्टोसिस है ये भी काम होगा किसका, लाइसोसोम के एंजाइम्स का काम होगा। और अगर क्या है, अगर डेवलपमेंट के दौरान कोई ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो है या कुछ टिश्यूज उसकी अब जरूरत नहीं है तो उसकी डीजेनरेशन होनी है, ये भी काम होता है किसका, लाइसोसोम जो है उसका ये रोल होता है।
लाइसोसोम के फंक्शंस हमने क्या है, लाइसोसोम के फंक्शंस हमने डिस्कस किए। अब ये लाइसोसोम के कई नाम हैं, इनको क्या कहा जाता है, फेगोसोम्स कहा जाता है। फेगोसोम इसको इस वजह से कहा जाता है, सोमा का वर्ड किसके लिए यूज होता है, बॉडी के लिए, फेजी का लफ्ज ईटिंग के लिए। सो ईटिंग बॉडीज, दीज आर फेगोसोम्स। ये क्या है, फेगोसोम्स है, फेगोसाइटोसिस करते हैं। लाइसोसोम को स्कैवेंजर भी कहते हैं। स्कैवेंजर का मतलब होता है हाथों सफाई करने वाला। सो इनको स्कैवेंजर इसलिए कहते हैं कि सेल के अंदर जो चीजें बेकार हैं, गैर जरूरी हैं, यूजलेस हैं, उसकी क्या करना, यूजलेस चीजें जो है उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी दे देना। दिस इज आल्सो द रोल ऑफ क्या, लाइसोसोम। इसी तरह लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, पुलिस फोर्स ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जैसे हमने कहा कि मिसाल के तौर पे बाहर से बैक्टीरिया या कोई और पैथोजन आता है और उसको क्या करना, उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको खत्म करना। दिस इज आल्सो द रोल ऑफ लाइसोसोम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज पुलिस फोर्स। इसी तरह लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है, यानी ये गोया आप कह रहे हैं कि हर सेल के अंदर पड़ा हुआ वो सुसाइड बैग है जिसका बटन यानी उसके एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे तो पूरे सेल की डेथ हो जाएगी। तो दीज आर नेम्स एज वेल एज द रोल्स ऑफ लाइसोसोम के मुख्तलिफ रोल्स हमने इसके साथ क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए यहां पर कि ये लाइसोसोम के मुख्तलिफ रोल हैं। अब ये जो लाइसोसोम है ये डिपेंड करता है, जैसे मिसाल के तौर पे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, किसके सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम के सेल है, तो इम्यून सिस्टम के सेल्स के अंदर लाइसोसोम की तादाद या मिकदार बहुत ज्यादा होती है। जैसे न्यूट्रोफिल्स आप कह लें, न्यूट्रोफिल्स में लाइसोसोम की तादाद ज्यादा होगी। तो जब किसी जगह पर कुछ सेल्स की डेथ होती है तो उसकी डेथ के दौरान एक और तरह के सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, वो जाकर फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो उन मैक्रोफेजेस के अंदर के एंजाइम और उसके लाइसोसोमल एंजाइम्स क्लींजिंग करते हैं, सफाई करते हैं मुर्दा सेलों की, क्लींजिंग ऑफ द सेलुलर डेब्रिस। तो लाइसोसोम में एक हमने इसका रोल क्या डिस्कस किया, एक हमने इसका रोल डिस्कस किया द डाइजेशन, डाइजेशन में स्टोरेज रिजर्व्स, इसी तरह यूजलेस मैक्रोमोलेक्यूल्स और एक्सेस ऑर्गेनेल्स। फिर हमने कहा कि ये क्या करता है, इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, जैसे बाहर से आने वाले पैथोजेंस को खत्म कर देगा। इसी तरह हमने कहा कि ये एपोप्टोसिस करता है, तो एपोप्टोसिस डेवलपमेंटल डिजेनरेशन भी हो सकती है और वो जो कि इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करता है वो भी इसके अंदर शामिल है।